हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक जो है क्लास 9 से भी स्टार्ट है, पर सारे टॉपिक्स क्लास 9 के नहीं रहेंगे। इस पूरे लेक्चर के टाइम पर मैं क्या करूँगा कि बहुत सारे टॉपिक 11 के भी हैं, कुछ टॉपिक 9 के हैं, तो मैं सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा ये टॉपिक जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर का नाम हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को कौन कौन इसके इंडेक्स क्या होंगे, ये हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है ना। तो पहले मैं उन टॉपिक्स को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देन सेकेंड अपना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थर्ड में आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। फोर्थ में हमारा है स्टोइक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बेसिकली हमको इस टॉपिक के बेसिकली हमको न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो कि हमारे क्लास 11th में या फिर क्लास 9th में आता है, कई बार सीबीएसई पैटर्न में पूछा जाता है। और साथ ही साथ में हम इस टॉपिक को इसमें के क्या बोलते हैं, ज़्यादातर टॉपिक जो नीट और जेई के जो क्वेश्चंस रहेंगे, कोशिश करेंगे कि लगभग कम से कम 2-2, 4-4 क्वेश्चंस जो हैं सारे जेई के, नीट के, उसको भी हम यहाँ पर कवर करें, है ना। अपना जो पांचवा टॉपिक और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो होगा हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये चीज। तो ये 5 टॉपिक हमको कवर करना है इस टॉपिक में, या इस चैप्टर में कह सकते हैं, जिसमें से कि ये जो अपना टॉपिक है ये ऊपर के 2 टॉपिक जो है ना, बल्कि ये 3 टॉपिक बोलना चाहिए। ये 3 टॉपिक जो है ये क्लास 9th का है, क्लास 9th का ये 3 टॉपिक है। और ये पूरा टॉपिक जो है ये क्लास 11th का है। तो 11th क्लास के बच्चे और 9th क्लास के बच्चे दोनों के ये टॉपिक है, बोर्ड चाहे सीजी हो चाहे बोर्ड सीबीएसई हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक टॉपिक पे आते हैं, है ना। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया? तो कॉपी पे निकाल लीजिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, खुद का नोट्स खुद की कॉपी पे बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहला टॉपिक है अपना मैटर। सम बेसिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक है अपना मैटर, ठीक। तो मैटर जिसको हम कहते हैं द्रव्य, हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो कहते हैं द्रव्य, ठीक है। देखिए मैटर क्या होता है। तो मैटर हमारे आसपास का, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हमारे आसपास का हर वो ऑब्जेक्ट जो क्या करे, किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ पे ऐसा रख दूं हथेली पर, तो क्या करेगा? देखिए ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ठीक उसी तरह से हमारे आसपास क्या है, कुर्सी है, टेबल है ना, चेयर है। तो वो सारी चीजें जो क्या करें, किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करती हैं, हम उनको कहते हैं क्या, मैटर। मैटर तो ऐसे अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। तो क्लासिफिकेशन जो हमने किया है, पहला क्लासिफिकेशन अपना है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अपना जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम पहले देखते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन का आधार कुछ ऐसा है
कि ऐसा कोई मैटर या कहो ऐसे मटेरियल जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं और उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपस में, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए फिजिकल में हमारा आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आएंगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को पता करने के लिए मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। मैं आंखों से देख करके बता दूंगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो बिल्कुल वैसे ही इसका भी कंसेप्ट है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसको रखते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर रखते हैं, जबकि केमिकल में क्या रखते हैं? उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे फिजिकल, देन समझेंगे हम केमिकल। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले अपना कौन सा क्लासिफिकेशन? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारा, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? हम मैटर को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में सबसे पहला होता है हमारा सॉलिड, देन अपना है लिक्विड और उसके बाद अपना है गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरह के क्या हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हमारे पास मैटर है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको मैं कुछ टर्म्स के आधार पे आपको समझाऊंगा। जैसे कि वो टर्म्स क्या क्या हमारे पास है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा इधर आगे बढ़ा देता हूँ इसको भी मैं, ये ऐसा, अब ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉलिड। तो मेरे टर्म्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है मेरा टर्म वॉल्यूम। देखिए, जो अपना सॉलिड होगा, सॉलिड का किसी भी सॉलिड का, जो भी सॉलिड है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। कैसे वॉल्यूम होता है? देखो, जैसे मान लो ये मेरा क्या है? एक मार्कर है। बताओ इस मार्कर का कोई शेप है क्या? बताओ, बिल्कुल शेप है। किस शेप का ये मार्कर? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो फिर सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका वॉल्यूम भी होगा। दिख रहा है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम तो होता ही है। तो वैसे ही अपना जो फिजिकल में जो सॉलिड होगा, सॉलिड का एक फिक्स क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। वहीं बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, जैसे हम अगर 1 लीटर मान लो पानी लेते हैं तो उस 1 लीटर पानी का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। कितना है वो? 1 लीटर है। ठीक है, 2 लीटर लेंगे तो 2 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर लेंगे तो 3 लीटर हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि इसका जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो क्या है? एकदम परफेक्ट, यानी कि फिक्स। अगर मैं बात करूं गैस का, तो गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है इसका? नॉट फिक्स। क्यों? क्योंकि गैस में एक्सपेंशन की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो कि एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत जल्दी एक्सपैंड कर जाता है गैस। ठीक है, अगर मैं सोचो, अगर मैं एक परफ्यूम को अगर एक रूम में मार दूं तो वो कितना जल्दी वो गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो गैस से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो एक टॉपिक तो आया समझ में कि वॉल्यूम की क्या कहानी है। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर शेप का। तो शेप जो होता है, देखो, क्योंकि इसका वॉल्यूम फिक्स है सॉलिड का, तो शेप तो दिख ही रहा है, ये फिक्स है। क्या है शेप? सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का शेप कभी फिक्स नहीं होता। क्यों? देखते हैं उसको। तो ये हो जाएगा नॉट फिक्स। देखिए, एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 1 लीटर पानी है। ठीक है, अगर मैं उस 1 लीटर पानी को डाल दिया, मान लो किसमें डाल दिया? किसी ग्लास में डाल दिया, तो जो पानी का जो वॉल्यूम रहेगा वो तो फिक्स है, 1 लीटर ही है, लेकिन उसका क्या शेप ग्लास के टाइप का हो जाएगा? बिल्कुल ग्लास टाइप का हो जाएगा। अब अगर मैं उसी पानी को डाल दिया थाली के अंदर, तो थाली में डालते ही उसका शेप क्या हो जाएगा? थाली के शेप का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लिक्विड होता है ना, हम उसको जिस कंटेनर में रखते हैं उस लिक्विड का शेप उस कंटेनर के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इसका तो फिक्स क्या है? वॉल्यूम, बट शेप क्या है उसका? फिक्स नहीं है। अब अगर हम बात करें गैस का, तो गैस में तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये नॉट फिक्स। तो गैस में आपको याद रखना है कि क्या बोलते हैं इसका, ना तो वॉल्यूम और ना ही क्या शेप, दोनों के दोनों क्या है? इसके फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो देखिए सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों है, सॉलिड के सॉलिड होने का मेन कारण ये होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम चिपक के रहते हैं और उनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी कब ज्यादा होती है बताओ? डेंसिटी तो तभी ज्यादा होगी ना जब मॉलिक्यूल पास पास होंगे, डेंस होंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक रूम, दो रूम है, दोनों रूम का जो साइज है वो सेम सेम है। एक रूम के अंदर मैंने 200 लोगों को डाल दिया और एक रूम के अंदर मैंने केवल 10 लोगों को डाला है, तो उसी रूम में साइज दोनों का सेम है, लेकिन 200 जिसमें है, जिस रूम में 200 लोग हैं उस रूम की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। तो बिल्कुल वैसे ही कम साइज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होते हैं वो किसमें होते हैं? सॉलिड में। यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है ना वो क्या होता है? एक बोलना चाहिए एक अच्छे से होता है, पैकेजिंग इनका मॉलिक्यूल का अच्छा होता है ये। तो सॉलिड के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है, जहां पर हम पढ़ेंगे कि सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड, तो वो अलग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि सॉलिड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वेरी हाई होगा। यहाँ पर देखो लिक्विड में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा मॉडरेट रहेगा, मीडियम साइज का रहेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर बात करूं गैस का, तो गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम। यानी इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना ये बहुत ज्यादा मतलब यहाँ वहां मूव करते हैं। ठीक है, तो वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहो वीक, है ना। तो हम समझते हैं कि जो लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? सॉलिड में, और सबसे कम कहाँ है? गैस में। लिक्विड का तो मीडियम है। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर पे काइनेटिक एनर्जी की। चलिए, काइनेटिक एनर्जी से पहले एक टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। पहले ये समझ लेते हैं, तब काइनेटिक एनर्जी आपको आसानी समझ में आएगा। टेम्परेचर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। देखिए ये जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है ना ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। और ये क्योंकि एक दूसरे से बंधे होते हैं, हार्डली बंधे होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल ज्यादा मूव नहीं करते। ये मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं कि अगर ये सॉलिड, एक सॉलिड का मॉलिक्यूल एक दूसरे सॉलिड का मॉलिक्यूल, तो ये ऐसा शांति से ऐसे बैठे रहते हैं, एक दूसरे को सब खींच के एकदम पकड़ के ऐसा बैठेंगे और ऐसा शांति से ऐसा बैठे रहेंगे एकदम चुपचाप ऐसा। ठीक है, जिसमें सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल यहाँ वहां ज्यादा मूव नहीं करते। इनकी देखो, इनकी बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं, थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब इनकी बात अगर मैं करूं इसके कंपेयर में, अगर मैं बात करूं लिक्विड की सॉलिड की कंपेयर में, तो मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है यहाँ पर का? मीडियम है ना। तो थोड़ा सा मूव करेगा ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा हल्का हल्का धीरे 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 इस तरीके का जो है वो मूव करते रहता है। लेकिन सॉलिड का है ऐसा एकदम कड़क इस टाइप का। वहीं मैं अगर बात करूं गैस का, तो गैस के मॉलिक्यूल तो ऐसे टाइप एकदम ये इस तरीके से एकदम क्या करते हैं? नाचते रहते हैं अपनी जगह में, 3D मोशन करते हैं, 1D 2D 3D, मतलब तीनों दिशाओं में। एक्स देखो, एक्स वाई और जेड इस तरीके से। देखो एक्स वाई जेड, एक्स समझ गए, एक्स ये, वाई ये और जेड आपकी तरफ, ऐसा इस तरीके से मूव करते हैं। कौन? गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्लो मूव करेंगे और इनके तो एकदम ऐसे कड़क बैठे रहते हैं। तो हम ये बात करेंगे टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? टेम्परेचर ऐसे में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है किसका? लिक्विड का। हाई टेम्परेचर, इसका क्या हो जाएगा? मीडियम, और इसका क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर। अब क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो जाहिर सी बात है हम बात यहां से कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की देखिए, सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी देखी गई है वो सबसे कम होती है, वेरी लो। मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? जब कोई मॉलिक्यूल मूव करता है, मोशन में होता है, तब उसकी एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी होती है हम क्या बोलते हैं? उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो भाई मैंने तो पहले ही बताया ना उस चीज को कि इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई? टेम्परेचर कम है मतलब धीरे धीरे मूव करेंगे, ये तो मूव करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे मूव करेंगे या मूव नहीं करेंगे
तो एनर्जी कितनी होगी, बहुत कम होगी ना, इसलिए वेरी लो। इसकी एनर्जी फिर से मीडियम, दोनों के बीच की एनर्जी है ये, तो मीडियम रहेगा इसका, तो एनर्जी मीडियम आता ही है वो। और गैस की जो एनर्जी होती है वेरी हाई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। बट लिक्विड के केस में क्या हो जाएगा, सारा चीज मीडियम हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी। एक टर्म आपको मैं बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस के केस में कभी भी याद रखना कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ each molecule is directly proportional temperature। टेम्परेचर मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी है। तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर जिसका कम है उसकी एनर्जी भी बहुत कम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं सबका एक एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, सॉलिड का एग्जांपल क्या आएगा अपना, NaCl सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। ठीक है, चौक हो गया, ये मार्कर हो गया, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है ना। मार्कर हो गया अपना, ये मार्कर, पेंसिल, ये सब क्या हो जाएगा, सॉलिड का एग्जांपल। लिक्विड का एग्जांपल क्या आएगा बताइए, लिक्विड का एग्जांपल क्या आएगा, इसका एग्जांपल आएगा वाटर, ऐसा ले लेते हैं, वाटर है ना। अच्छा, इसमें हम लोग आइस भी डाल सकते हैं ना, यहाँ पर आइस भी ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या आ गया, वाटर आ गया। और क्या आएगा, एल्कोहल आ जाएगा, इस तरीके का लिक्विड चीज। और गैस का एग्जांपल तो आपको पता ही है, O2 गैस, N2 गैस। ठीक है, और एयर भी क्या है, गैसेस मिक्सचर है, तो वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो ये सारा चीज आप याद रखना। एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, फ्लूइड, फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, फ्लूइड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा मैटर जो जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। तो फ्लो होने की प्रॉपर्टी दोनों में होती है। देखो, सॉलिड में भी, लिक्विड और गैस दोनों में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में तो नहीं होती। इसलिए ना हम लिक्विड और गैस दोनों को हम बोलते हैं फ्लूइड। ये फ्लूइड में दोनों आएगा, याद रखना। फ्लूइड, देखो, फ्लूइड और लिक्विड में दोनों में अंतर है। फ्लूइड का मतलब एक ऐसा चीज जिसमें फ्लो होने का प्रॉपर्टी हो। अब गैस में भी तो फ्लो होता है ना भाई, गैस अगर मान लो कहीं पर लीक हो जाए तो वो गैस कितनी जल्दी फ्लो हो जाती है, बहुत जल्दी फ्लो होती है। तो गैस भी फ्लूइड में ही आएगा और लिक्विड तो फ्लूइड में आएगा ही आएगा। ठीक है, गैस थोड़ा सा इसी में आता है, और ये सॉलिड तो खैर अलग ही है, इसकी दुनिया अलग ही चलती रहती है, इनसे मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे कि क्या हम किसी मेथड से सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इन सबको आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, उसकी एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी देनी होगी, ये हम जानेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से। तो चलिए बच्चों, है ना, अभी हमने क्या देखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया। अब हम बात करेंगे क्या हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्या है, यहाँ पर एक ड्रॉ दिख रहा है आपको, है ना। इस ड्रॉ में देखो, मैंने बताया आपको कि सॉलिड से अगर हमको लिक्विड बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस सॉलिड को हम हीट देंगे, हीट देते ही वो सॉलिड क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो हम क्या कर देंगे, उसको कूल कर देंगे, यानी कि उससे हीट हम ले लेंगे। मतलब ये सॉलिड है, मैंने इसको हीट दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड से मैंने हीट लिया तो कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉलिड में। क्या होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे पास पास होते हैं, जैसे मैंने इसको हीट दिया तो मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है ना वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बॉन्ड टूट गया। भाई मान लो ये सॉलिड और ये सॉलिड, इनके बीच क्या है, अभी बॉन्डिंग अच्छी है ना। मेरे को अगर इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या दूंगा, इसको एनर्जी दूंगा, एनर्जी देते ही इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही क्या होगा, मॉलिक्यूल यहाँ भागेगा इतना दूर। अब क्या करूंगा, आगे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वापस ऐसे जोड़ना है, अगर मुझे वापस से सॉलिड बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी मुझे खींचनी पड़ेगी, एनर्जी खींचते ही वो आके फिर चिपक जाएगा। ठीक है, तो यही गेम यहाँ भी होना है, बिल्कुल यही चीज यहाँ भी, ये जो कंसेप्ट लगा यहाँ, वही कंसेप्ट लिक्विड से गैस की में भी है। क्या होगा, लिक्विड से अगर गैस बनाना है हमको तो हीट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा हीट। लेकिन अगर गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से करना है, लिक्विड बनाना है तो हीट क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा हीट। कूल कर रहे हैं ना इसको अपन, बस यही कंसेप्ट है। तो अच्छा, मान लो यहाँ से मैं इसको ये मान लो हो गया आपका लिक्विड यानी कि वाटर। ठीक है, ये अपना आई से मान लेते हैं।
अब अगर ये वापस से गैस में कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कि वेपर में या स्टीम में, मान लो स्टीम मान लेते हैं, तो मुझे इसको फिर से हीट देनी पड़ेगी, और हीट देते ही इसकी मॉलिक्यूल एक यहाँ तो एक यहाँ आ जाएगा, मतलब काफ़ी दूर हो गया। देखो डिस्टेंस बहुत कम, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये काम है। चलिए, आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग किसी आइस को हीट देते हैं, है ना, या आइस को जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो आइस क्या करता है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बताओ आइस का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी कोई वाटर जो है वो आइस में कब कन्वर्ट होगा, जब उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम उसको हीट देते हैं तो वो उस समय जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बदलता, वो कितना होता है, 0 ही रहता है। सवाल ये है कि जब देखो ये अपने पास क्या है, आइस, आइस के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड होगा। जैसे मैंने इसको हीट दिया, हीट देते ही ये क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ किसमें, वाटर में, और वाटर में कन्वर्ट करते ही ये जब पानी में कन्वर्ट हो गया तो इसका टेम्परेचर क्या है, देखो टेम्परेचर कितना है, अभी भी उतना ही टेम्परेचर है ना, ये भाई पहले 0 था अभी भी 0 है। तो सवाल ये है कि हीट गया कहाँ, ये जो हीट मैंने इसको दिया था वो हीट कहाँ गया। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी पानी को आप गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा ना, तो हीट दिखता है कि हाँ वो गर्म हो गया, तो हीट वहां चला गया। लेकिन यहाँ पर का ये हीट कहाँ गया, टेम्परेचर तो अभी भी दोनों में सेम है, तो ये हीट गया इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में गया, और ये हीट बॉन्ड को ब्रेक करने में पूरी की पूरी हीट खर्च हो गई, और बॉन्ड ब्रेक करते ही ये क्या हो गया, ये हो गया पानी में कन्वर्ट, ऐसा है ना, तो ये हो गया पानी में कन्वर्ट। तो ये बताओ ये हीट हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। भाई बाहर से मुझे क्या लगेगा, पहले भी उतना ही टेम्परेचर छूने पे, अभी भी उतना ही टेम्परेचर छूने पे, ये अंतर है कि आइस था अभी वाटर था। तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, यानी कि छुपी हुई हीट है, ये छुपा हुआ हीट है जो हमको दिखता नहीं है, इनविजिबल हीट है ये, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ये कंसेप्ट आपके 9th क्लास में भी है और 11th क्लास के चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए बताना जरूरी था ये। और उसके बाद अब अगर आप हीट दोगे तो इसका हीट जो है यहाँ पर कुछ शो होगा। अगर आप यहाँ पर इसको 50 डिग्री दे दिए तो ये पानी जो बनेगा वो हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस का, या जो भी हो, अब हीट यहाँ से शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक ड्रॉ दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का। देखो यहाँ पर क्या बताया हमको कि जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमको जो एनर्जी देनी होती है हम इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। से मान लो कोई रॉड है, अब रॉड को अगर मेरे को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, उसको गलाना पड़ेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा और वो गलेगा, तो गलेगा तो क्या होगा, वो पानी के टाइप में लिक्विड में क्या होगा, गलना शुरू हो जाएगा ना वो, बस यही है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर कभी मान के चलो लिक्विड से मुझे बनाना है क्या, सॉलिड, देख रहे हो क्या बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो इस केस में जो एनर्जी लगती है हम उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो चलो ये चीज तो आया समझ में। अब देखते हैं सॉलिड से गैस की क्या कहानी है। तो सॉलिड से जब गैस हम बनाते हैं तो हम उसके लिए क्या देते हैं, वेपराइजेशन। हम इसको इतनी हीट देते हैं कि ये क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मोमोज खाते हैं सब लोग आजकल तो मोमोज चलन में है ना, क्यों, तो जब मोमोज चलन में है, जब आप मोमोज खाते हो तो आपने देखा होगा कि जब जो दुकान वाला है जब जैसे ही वो मोमोज का डब्बा हटाता है तो नीचे में गरम गरम पानी रहता है, तो वो क्या है, वो स्टीम है। उसी स्टीम के आधार पर ही, उसी स्टीम से ही वो मोमोज जो है ना वो क्या होता है, वो बॉईल होता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि वो एक प्रकार का क्या हो रहा है, यही कहानी है, वो वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं गैस से क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये है मान के चलो नदी, ये है अपना बादल, ये है सूर्य, ठीक है, क्या है ये, सूर्य, सन। क्या होता है गर्मी के दिनों में जब यहाँ से हीट पड़ता है नदी में, तो नदी का पानी क्या होता है, ऐसा ऊपर उड़ता है, किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। देखो हीट मिला पानी को, यानी लिक्विड को हीट मिला, इसमें कन्वर्ट हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हुआ। कौन सा हीट है, वेपराइजेशन। वापस गया ऊपर जाके, ऐसा आके ये क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही बरसात आएगा, बरसात के सीजन में ये कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के ठंडी ठंडी बूंदों में, ऐसा ठंडी ठंडी बूंदों में क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। तो इस साइकिल को, ये जो हीट जा रहा है, फिर वेपर गया, फिर वापस से क्या बोलते हैं, पानी बन के नीचे आया, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक। तो वाटर साइकिल का भी जो प्रिंसिपल है वो यही पर आता है, ठीक है। अब लास्ट अपना बचता है गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस। तो गैस से अगर हमको सॉलिड बनाना है तो हम करेंगे डिपोजिशन, ये हीट होती है एक तो
डिपोजिशन नाम की हीट हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं वहां से। याद रखना, गैस से सॉलिड बनाना है तो हम क्या करते हैं, हीट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हीट क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगी, क्या कर रहे हैं, हीट देंगे तो पॉजिटिव, हीट निकालेंगे तो निगेटिव। यहाँ पर भी हीट निकालना पड़ेगा ना, ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ भी निकालना पड़ेगा हीट, यहाँ भी हीट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हीट देना पड़ेगा। तो जहां जहां हीट दे रहे हैं वहां पॉजिटिव, एक्चुअली में जो पॉजिटिव और निगेटिव है ना वो डेल्टा एच की वैल्यू है। चेंज इन एंथैल्पी ये हम पढ़ेंगे थर्मोडी में, केमिस्ट्री में भी है थर्मोडी, वहां पढ़ेंगे, पर अभी समझ लो कि क्या है वो चेंज इन एंथैल्पी है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको आ गया होगा समझ में कि अच्छा एक चीज और, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन जो है क्या होना, इसमें क्या है कि जब कोई किसी भी सॉलिड को हमको अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, देखो ऐसे तो घूम के आएगा, ये पहले लिक्विड में आएगा फिर क्या आएगा, गैस में आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो बड़ी अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन। अब सवाल है कि ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा होता है जब हम पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां बताऊंगा एक एनर्जी होती है सब्लिमेशन, जब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, तो उस समय क्या करते हैं, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है हमको, और कोई भी मेटल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलता है हमेशा गैसियस फॉर्म में। तो वहां पर हम ये बात को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तगड़े से। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये समझ में आना चाहिए सारा चीज, जितना कंसेप्ट में बताया आपको। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट नोट करें इसे, और अब हम इसके बाद बढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि इसी चैप्टर का, इसी टॉपिक का ही हिस्सा है। तो फटाफट नोट करें जल्दी से इसको। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक वो शिक्षा पहुंच सके जिन बच्चों का ये टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो भी है कमेंट अपना करें आप।